Hello everyone, welcome to the Pathfinder channel of the Unique Academy. Today we are going to discuss NEET exam. उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसका सिलेबस क्या होता है, इन चीजों को आज डिस्कस करेंगे हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक इंफॉर्मेशन. नीट यूजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जाम्स दैट आर कंडक्टेड अंडर नीट. नीट यूजी भी होता है और एक नीट पीजी भी होता है. ओके, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी होता है. सो टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस. ओके, so NEET exam, it is conducted by the National Testing Agency. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी आती है जो ये नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है. कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप ये एग्जाम देते हो? सो द कोर्सेज आर एमबीबीएस, देन डेंटल में अगर आपको जाना है, BDS courses, Ayush is an independent ministry under the government of India, and now you are eligible to practice Ayush मेडिसिन एज वेल. आयुष में फिर क्या आता है? आयुर्वेद आता है, आपका योगा आता है, यूनानी आता है, सिद्ध आता है. ऑल दिस थिंग्स कम अंडर आयुष. ओके, देन वेटनरी कोर्सेज के लिए आपको अगर जाना है उसके लिए भी नीट जरूरी है. नर्सिंग कोर्सेज के लिए जाना है उसके लिए भी नीट जरूरी है. ओके, दिस पर्टिकुलर एग्जाम इट इज कंडक्टेड इन द पेन एंड पेपर मोड. दैट मींस जैसे जेई है वो ऑनलाइन होती है. ओके, ऑनलाइन तरीके से होती है. आजकल कंप्यूटर पे बेस्ड एग्जाम होती है. नीट आप अभी भी पेन ऑन पेपर पे बेस्ड होती है. जल्दी शायद हम नीट को भी ऑनलाइन मोड में जाते हुए देखें. ओके, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट. सो जनरली नीट जो कंडक्ट की जाती है, इट इज कंडक्टेड इन द फर्स्ट संडे ऑफ मे मंथ में. जो भी फर्स्ट संडे आता है उस समय ली जाती है. सो टेंटेटिवली वी कैन से दैट द एग्जाम मे बी कंडक्टेड ऑन 1st of May, but then it will finally depend on the notification for NEET 2022, which will come out soon. Okay, so maybe because of this COVID pandemic, the dates may be different, but generally जो conditions होते हैं उन पे based expectation अगर हम रखेंगे एग्जाम डेट का, तो 1st of May हो सकता है. स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जाम के जरिए आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक जो कॉलेज जो नीट के अंडर आता है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है कह सकते हैं, उसमें दो अलग अलग कोटाज रखे जाते हैं. ओके, आउट ऑफ द टोटल 100% सीट्स, 15% आर रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कोटा. दैट मीन्स कैंडिडेट्स, जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई कॉलेज है तो 15% सीट्स ऑफ आउट ऑफ दिस would be filled by candidates based on their merit from all over India. Okay, and the remaining 85% would be filled by candidates belonging to Maharashtra only. जो सिर्फ महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, ऐसे कैंडिडेट से ये रिमेनिंग 85% जो सीट्स है वो भरे जाए. ओके, सो एवरी कॉलेज इन एवरी स्टेट विल हैव इट्स ओन स्टेट कोटा. 85% सीट्स रिजर्व होते हैं स्टेट कोटा के लिए, और रिमेनिंग 15% ये अलग से रखे जाएंगे ऑल इंडिया कोटा के. ठीक है. सेंट्रल, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पर मेडिकल कोर्सेज लिए जाते हैं, वो सब भी नीट के जरिए ही वहां पर आपको एडमिशन मिले. ओके, देन स्टेट मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा सीट्स भी अगर रहेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में. ये होता है प्राइवेट कॉलेजेस में 3 तरह के सीट्स होते हैं. स्टेट कोटा होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस पे ये सीट्स फिल किए जाते हैं. मैनेजमेंट कोटा होता है, जो भी ट्रस्ट वगैरह है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो कॉलेज है, तो उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होता है. एनआरआई कोटा है, फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले इंडियन नेशनल जो है उनके लिए सर्टेन कोटा रखा जाता है. सो ऑल दीज कोटा, फॉर देम आल्सो यू रिक्वायर नीट स्कोर. नीट का स्कोर आपको जरूरी होता है, ये किसी भी कोटा के थ्रू अगर आपका एडमिशन लेना. देन सेंट्रल पूल कोटा सीट्स जो होता है, ये किन के लिए होता है? ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनके स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोज कॉलेज नहीं है. जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो सकता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो उनके लिए अलग से दूसरे स्टेट्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस, वहां पर कुछ सीट्स जो है रिजर्व किए जाते हैं. इन सीट्स को कहा जाता है सेंट्रल पूल कोटा सीट्स. ठीक है, इनको भी फिल करने के लिए आपको नीट एग्जाम देना जरूरी है. देन सीट्स इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, जो नॉन फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, या फिर एडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस है,
या फिर नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस है, हर तरह के कॉलेज के लिए आपको नीट का स्कोर जरूरी है। ओके, सो फॉर ऑल द एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एज वेल, फॉरेन कंट्रीज में भी जाकर अगर आपको मेडिकल की डिग्री लेनी है, जैसे कुछ लोग हैं जो रशिया जाते हैं, फिर कुछ लोग यूएसए भी जाते हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते हैं, तो सबके लिए सभी सभी तरह का आपको मेडिकल एजुकेशन जो लेना है इंडिया से, अगर वहां जाना है आपको एजुकेशन लेने, तब भी आपको नीट एग्जाम देना जरूरी होगा। ओके, दीज इंस्टीट्यूशन दे विल आल्सो डिमांड योर नीट स्कोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी of minimum age of 17 years. You have to be 17 years of age while giving this exam. ये एग्जाम देते समय आपको कितना होना चाहिए? 17 years of age होना जरूरी है। Nationality, you can be either an Indian national or a non-resident Indian, NRI आप हो सकते हो, या फिर आप किसी overseas citizen of India, you are a child of overseas citizen of India, or you are a child of a person with Indian origin, persons with Indian origin, or you are a child of a foreign national. All of them are eligible to give the NEET exam. Okay. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है? तो आपको 10+2 या फिर उसके जो भी इक्विवेलेंट है उनको कंप्लीट करना जरूरी होगा। ठीक है, 10+2 या फिर इक्विवेलेंट जो भी एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना जरूरी है अगर आप नीट एग्जाम देना चाहते हैं। ओके, सब्जेक्ट्स, विद सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी, तो यहाँ पर कंपल्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, and either you should have biology as a subject in 11th and 12th or biotechnology as your subject. Okay, उसके अलावा English should also be one of your core subjects. So ये 11th 12th या फिर 10+2 वाला जो equivalent requirement है, ये किसी भी recognized board से आप कर सकते हो। बस क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, these should be your core subjects. This should be your core subjects. Okay. मिनिमम मार्क्स का अगर रिक्वायरमेंट देखते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये जो कंबाइंड ग्रुप रहेगा, इसमें 10+2 में आपके कम से कम 50% होना जरूरी है। ओके, यू शुड हैव 50% मार्क्स। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। इफ यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरीज, then for SC, ST, OBC, non-creamy layer candidates, the educational criteria is you should have minimum 40% marks. Okay. Next, NEET 2022 एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो टेंटेटिव पैटर्न यहाँ पर कहा जा सकता है। ऑफ कोर्स द एग्जाम विल बी इन द फॉर्म ऑफ पेन एंड पेपर, ऑफलाइन एग्जाम रहेगा ये। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 3 hours and the paper would be available in which languages? So English या इंग्लिश और हिंदी में तो ये ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल रहेंगे। इन सम रीजन्स, सम रीजनल लैंग्वेजेस आर आल्सो मेड अवेलेबल, जैसे आसाम में आसामीज अवेलेबल करा के दी जाएगी आपको मीडियम, वेस्ट बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ा, so on and so forth. Okay, so but these languages they would not be like Gujarati would not be available for a person who is giving the exam in, let us say, Punjab. Okay, so these are only these other languages other than English and Hindi, ये languages में पेपर जो है वो सिर्फ कुछ रीजन्स में ही अवेलेबल रहेंगे। ओके, ऑल द क्वेश्चंस वुड बी ऑफ एमसीक्यू टाइप। सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस है? आप देखो क्वेश्चन पेपर में देयर विल बी टोटल 200 क्वेश्चंस। यू आर एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट 180 क्वेश्चंस। अगर आप 180 से ज्यादा भी अटेम्प्ट कर रहे हो, स्टिल ओनली 180 फर्स्ट 180 क्वेश्चंस वुड बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ओके, आपके मार्क्स निकालने के लिए जो फर्स्ट 180 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हुए उनको यहाँ पर लिया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं? सिंस ईच क्वेश्चन कैरीज +4 marks, each correct question will give you +4 marks. So maximum marks that you can get is for 180 questions is how much? 720 marks. Okay. Negative marking, यहाँ पर अगर गलत आंसर कर रहे हो, if you are giving a wrong answer, in that case -1 mark would be deducted from your total score. ठीक है, if you are leaving any question unattempted,
अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए आप किसी भी तरह के मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाए. ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस, राइट? नाइदर यू आर गोइंग टू गेट एनी मार्क्स फॉर दोस अनआंसर्ड क्वेश्चंस. एग्जाम के अलग अलग सेक्शंस को अगर देखना है तो यहाँ पर आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, तीनों के लिए अलग अलग सेक्शंस है. हर एक पेपर में दो सेक्शंस आपको दिखेंगे. सेक्शन ए will carry 35 questions and all of them would be compulsory, so therefore maximum marks that you can get is 140. सेक्शन बी हर एक पेपर में, फिजिक्स में भी देख रहे हो आप, केमिस्ट्री में भी देखोगे, बायोलॉजी के दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है यहाँ पर, बॉटनी और जूलॉजी में, तो उसमें भी आप देखोगे देयर इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सो हर एक पेपर के हर एक सेक्शन में आप देखोगे देयर आर 35 क्वेश्चंस which are of compulsory type, so therefore 35 questions and maximum marks 140 in section A. section B में अगर आप हम आते हैं तो section B में आप देखोगे there are maximum 15 questions and उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपको 40 मार्क्स. ठीक है, 40 मार्क्स मैक्सिमम यू कैन गेट. सो ईच ऑफ दिस पेपर यू विल सी दैट फिजिक्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितना 180 है, केमिस्ट्री के लिए भी मैक्सिमम मार्क्स कितना है और 45 क्वेश्चंस, टोटल कितने 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अगेन 180 मार्क्स. बायोलॉजी, अगर पूरे बायोलॉजी की बात करते हैं जिसमें बॉटनी और जूलॉजी आएगा तो उसके लिए मार्क्स कितना है 360 मार्क्स. ओके, बायोलॉजी इज फॉर 360 मार्क्स. ठीक, so maximum marks you can obtain here is 720. So each question would be for +4, correct question will give you +4 marks, each wrong question will take away 1 mark from you. फाइनली आते हैं सिलेबस में. नीट के लिए आप देखोगे क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का सिलेबस इंपॉर्टेंट है. सो फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 11th स्टैंडर्ड से आएंगे. सो वी हैव फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशंस है, वर्क, एनर्जी एंड पावर है, motion of system of particles and rigid body, then gravitation, properties of bulk matter, thermodynamics, behavior of perfect gas and kinetic theory, oscillations and waves. Class 12 में अगर आता है तो electrostatics, current, electricity, magnetic effects of current and magnetism, electromagnetic induction, alternating currents, electromagnetic waves, optics, dual nature of matters and radiation, atoms and nuclei, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ये टॉपिक्स रहेंगे फिजिक्स से. सो बेसिक जो यहाँ पर आप, अगर आपको देखना है कि सिलेबस कहाँ से आ रहा है तो जो एनसीईआरटीज है, सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक्स है, उनको सबसे पहले आपको रेफर करना है. फिर बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेफरेंस बुक्स है उनको आपको देखना है. कौन कौन सी बुक्स होती है उनको आने वाले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे. केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं नीट के सिलेबस के लिए तो यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड से आएगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल बेसिकली यहाँ पर पूछा जाएगा तो पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज भी आएंगे उसमें, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोजन, देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स. फिर उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर होगा हाइड्रोकार्बन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, electrochemistry, then chemical kinetics, surface chemistry, general principles and processes of isolation of elements, p block elements, d and f block elements, coordination compound, haloalkalines, haloarenes, alcohols, phenols and ethers. फिर उसके बाद aldehydes, ketones and carbohydraulic acids, carboxylic acid, sorry, organic compounds containing nitrogen, biomolecules, polymers. ठीक है, तो ओवरऑल केमिस्ट्री में आप देखोगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों भी टाइप की केमिस्ट्रीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया. बायोलॉजी में आते हैं तो यहाँ पर सिलेबस एज सच काफी कम दिखता है, बट ईच ऑफ दीज टॉपिक्स दे हैव लॉट ऑफ डेप्थ. सो 11th स्टैंडर्ड से कौन कौन से टॉपिक्स है जिनका सिलेबस यहाँ पर इंक्लूड किया गया? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 12
if we talk about for biology, reproduction इसमें आएगा, genetics and evolution, biology and human welfare, biotechnology and its applications, and ecology and environment. So this includes your entire botany as well as entire zoology for 11th and 12th. ठीक है? So this is all about the syllabus. In the coming days, we'll also come up with videos to discuss the reference books for NEET. Then we'll also be discussing the strategy you should follow for NEET as well as other competitive exams like JEE and CET. साथ ही साथ कुछ वेटेजेस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स भी है जिनको हम YouTube videos के थ्रू डिस्कस करेंगे. Okay, so if you are interested in all those videos, please go and hit the subscribe button on the Pathfinder channel, and if you like this video, please do hit on the like button as well. Okay, so thank you very much guys, this is all for today, and see you in the next video. Until then, best of luck and have a good day. Thank you very much.